Assalamu alaikum viewers. In this video we will study about chapter number 14, that is Environmental Chemistry 1. Environmental Chemistry 1 में हम स्टडी करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रोडक्शन। अब अगर हम नेचुरल सिस्टम देखें तो नेचुरल सिस्टम 4 हैं जिनके नाम ये हैं लिथोस्फीयर। अब अगर हम चट्टानों की स्टडी करेंगे तो इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। बायोस्फीयर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी क्या कहलाएगी? बायोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या होती है? पानी वाली। हाइड्रो कहाँ से निकला लफ्ज? पानी वाली सतह, मतलब ओशन, रिवर, इनकी स्टडी होती है हाइड्रोस्फीयर। और लास्ट पे जो है एटमॉस्फेयर, ये जो एयर है इसकी स्टडी क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर। मतलब ये खुला खला है या फिजा है, इसकी स्टडी एटमॉस्फेयर कहलाती है। इस चैप्टर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन दी हुई है, द इनवेलप ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब अगर देखा जाए जो 99% इस एटमॉस्फेयर का मास है वो 30 किलोमीटर, विद इन 30 किलोमीटर होता है, मतलब 30 किलोमीटर के अंदर इसका सारा मास है मोस्टली। अब अगर हम देखें 75% जो इसका मास है वो 11 किलोमीटर है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, गैसेस कम होती जाती हैं। मतलब गैसेस की कौन कौन सी हैं आगे दी हुई है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन होता है 78.09%, ऑक्सीजन होता है 20.94%, आर्गॉन गैस है 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। आगे है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है 4 लेयर्स के अंदर, क्योंकि उनकी क्या है, हाइट और टेम्परेचर की बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। पहली लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसकी जो हाइट है वो 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक है। आगे है इसकी टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर यहाँ पे कितना होता है, जहाँ पे हम ज़मीन पे रहते हैं एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब हम कितने जाते हैं ऊपर, 12 किलोमीटर पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा टेम्परेचर? -58 डिग्री। अब आगे क्या है, मतलब वो कंडीशन यहाँ पे आगे बता रहा है, शो कर रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी हाइट है 12 से 50 किलोमीटर और टेम्परेचर रेंज दी हुई है -58 से 2 डिग्री। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, -58 से 2 तक आया तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट लेयर है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर क्या है, 50 से 85 किलोमीटर तक है और यहाँ पे इसकी टेम्परेचर रेंज दी हुई है। आगे लास्ट वाली कौन सी लेयर होती है इसकी? थर्मोस्फेयर। वो कहाँ से वेरी करती है? 85 से 120 किलोमीटर और ये उसका टेम्परेचर दिया हुआ है। अब आगे है डिटेल ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है, 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक होती है और इसका टेम्परेचर वेरी करता है 17 डिग्री से -58। पहले तो इसकी वजह बताई गई है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर कम क्यों होता है। वजह ये होती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर हाइट की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। मतलब ज़्यादातर एयर क्या है, नीचे है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगी, ये गैसेस कम होती जाएंगी। जैसे जैसे ये कम होंगी तो 6 डिग्री पर किलोमीटर टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे नीचे कौन सी चीज़ मौजूद होती है जो 12 किलोमीटर के अंदर? एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे हैं वाटर वेपर्स। ये क्या करते हैं, मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होता है, हीट रिटेन रहती है। मतलब हमारी ज़मीन का क्या होता है, टेम्परेचर एवरेज 17 रहता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे तो इनकी क्या होती जाती है, कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो टेम्परेचर मज़ीद डिक्रीज होता जाता है। आगे है स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब अक्सर जो काम हो रहे हैं, मतलब जो हमारे हवाई जहाज़ चल रहे हैं, जितने भी हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो किस में हो रहा है? ट्रोपोस्फेयर के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को डिवाइड किया गया है 3 लेयर्स के अंदर। जो सबसे ऊपर वाली होती है स्ट्रेटोस्फेयर उसे बोलते हैं अपर स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसमें क्या होता है,
ये लेयर मैक्सिमम यूवी लाइट एब्जॉर्ब करती है और यहाँ पे जो ओजोन मौजूद होती है वो डिकम्पोज होती है किसके अंदर, O2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर। दूसरी लेयर होती है मिडल स्ट्रेटोस्फेयर। अब मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, यूवी लाइट कम होती है। यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज्यादा यूवी लाइट होती है और यहाँ पे क्या होती है, यूवी लाइट कम होती है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, O2 प्लस O नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, तो फिर दोबारा क्या बनता है, O3 बनता है। मतलब मैक्सिमम जो ओजोन पाई जाती है वो इसी मिडल स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। अब सबसे जो होती है नीचे वाली है उसे बोलते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। अब लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होती है, यूवी लाइट मजीद कम होती है, तो ना यहाँ पे क्या होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन होती है, ना ही फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होती है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। अब आगे जो चीज़ दी हुई है बुक के अंदर, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन है हार्मफुल सब्सटेंस दैट पॉल्यूट एयर वाटर एंड सॉइल आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। और इसके साथ एक मिलती जुलती डेफिनेशन होती है कंटामिनेंट्स substance that make something impure are called contaminants। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट या एग्जॉस्ट प्रोडक्ट होती हैं ड्रिवन आउट बिकॉज ऑफ कंबस्शन। जब हम क्या करेंगे, फोसिल फ्यूल्स को या लकड़ी को जलाएंगे, उसके नतीजे में जो पैदा होती हैं प्रोडक्ट्स, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ के साथ, मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। और सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। इसी तरह से NO2 गैस है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड। ये तमाम क्या आते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। डेफिनेशन क्या होती है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। नीचे दी हुई है इनकी एग्जाम्पल। पान क्या होता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का ये एब्रीवेशन है पैन। ये आई इरिटेंट होता है, मतलब आंखों को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। अब एयर पॉल्यूटेंट्स मतलब हवा को जो या फिजा को आलूदा करने वाले पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, उनमें है कार्बन डाइऑक्साइड है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है। और दूसरे कौन से हैं, सल्फर के कंपाउंड्स हैं, जिसमें क्या आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। और थर्ड क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड है, उनमें क्या आता है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब इनके सोर्सेस तकरीबन तमाम के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कि एक तो ये वोल्केनिक एरप्शन से पैदा होते हैं। वोल्केनिक एरप्शन किसको कहते हैं, जो गर्म मादा जमीन से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं वोल्केनिक एरप्शन। उसके बाद जब हम क्या करते हैं, फोसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, इसको फोसिल फ्यूल्स को जलाएंगे, उसके नतीजे में क्या पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह से जब हम लकड़ी को जलाते हैं, किसको जलाते हैं, वुड को, तो उसके नतीजे में क्या पैदा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। अब इसका जो इफेक्ट है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग को। पहले थोड़ा सा किसको देख लेते हैं, सल्फर के कंपाउंड्स को। सल्फर के कंपाउंड्स पहले बताया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। मेन इनका जो सोर्स होता है वो होता है वोल्केनिक इरप्शन पहले बताया है, जो गर्म मादा ज़मीन से बाहर निकलता है तो उसमें क्या होते हैं, सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं। दूसरी चीज़ जो मेन है वो है फोसिल्स और फ्यूल्स की बर्निंग से भी पैदा होती है। और थर्ड होता है कोल की बर्निंग।
कोल को मतलब कोयले को जब जलाया जाता है उसके नतीजे में क्या पैदा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड पैदा होती है। अब इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं। मतलब एस्थमा है जो दमा कहलाता है, ये भी किस वजह से होता है, इसी वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड की वजह से होता है। और दूसरी बात इनकी क्या होते हैं, ये इरिटेंट होते हैं, मतलब किसी किस्म की खराबी पैदा कर सकते हैं, डाइजेशन की खराबी पैदा कर सकते हैं, आंखों की कोई बीमारी पैदा कर सकते हैं। ये थे थोड़े से सल्फर डाइऑक्साइड के इफेक्ट्स। आगे है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। सोर्सेस तकरीबन तमाम के सेम रहते हैं, लेकिन इनकी जो क्या होता है, एक सोर्सेज है वो फिजा में पैदा होता है जब क्या होता है, नाइट्रोजन N2+O2 आपस में कंबाइन होते हैं, किसकी मौजूदगी में, जब लाइटनिंग हो रही हो, मतलब आसमानी बिजली चमकती है तो तब इनका रिएक्शन होता है, किसका, N2 और O2 जो कि फिजा में मौजूद हैं, तो क्या बनता है 2NO। इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करता है NO+O2 तो क्या बनता है 2NO2, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं, जब ये चीज़ रिएक्ट करती है वाटर के साथ क्या बनता है HNO3 जिसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और ये काज करते हैं, ये तमाम यहाँ पे ये वाला ये एसिड रेन काज करते हैं, क्या करते हैं, एसिड रेन काज करते हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे पहला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अब इसको समझने के लिए थोड़ी सी हम एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज करते हैं ये हमारी अर्थ है, ये इन्वेलप है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स की। यहां पे क्या है, सन है। सन क्या करता है, रेडिएशन इसकी जब ज़मीन पर पहुंचती हैं तो ज़मीन क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जब शाम का वक्त होता है वही रेडिएशन क्या होती हैं, मूव बैक। अब ये जो रेडिएशन हमारी यहाँ तक अर्थ तक पहुँचती हैं इनको बोलते हैं यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन ज़मीन तक पहुँचती हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं। ज़मीन इनको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी। फिर ज़मीन किसको इमिट करती है, उनको बोलते हैं IR रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। अब इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। जब ये इसको एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर हीट बढ़ जाएगी हमारी अर्थ की। इस तरीके से वो क्या करती है, हमारी ज़मीन को गर्म रखती है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ जाने की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बढ़ गए हैं, वुड की कंजम्पशन बढ़ गई है, तो इससे क्या हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है। अब जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इतना ही ज़्यादा IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, तो क्या होगा, हीट बढ़ती जाएगी। तो एवरेज जो टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है हमारी ज़मीन का वो है 0.05 डिग्री। अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ये टेम्परेचर बढ़ना क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को काज कर रहा है। टेम्परेचर का बढ़ना किसको काज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है, पहला जो इफेक्ट करती है, अब इसके इफेक्ट देख रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग की क्या देख रहे हैं, इफेक्ट। पहला जो इफेक्ट है ये क्या करेगी, ग्लेशियर्स को ये क्या कर देगी, मेल्ट कर देगी। स्नो आई कैप्स जो हैं, तो इसके नतीजे में क्या होती है, फ्लडिंग होती है।
जब मतलब बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो इसके नतीजे में क्या होगी, फ्लडिंग होगी। थर्ड इसका जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज। और फोर्थ जो इसका इफेक्ट आ रहा है वेदर पैटर्न, चेंज हो रहा है। मतलब या गर्मियां बहुत लंबी चली जाती हैं या सर्दियां बहुत ज़्यादा देर तक परसिस्ट करती हैं, ज़्यादा देर तक रह जाती हैं। ये तमाम किसकी वजह से है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। कौन कौन सी गैसेस इसमें रोल प्ले कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, और साथ में मीथेन भी होता है, लेकिन यहाँ इस क्लासेस में सिर्फ 2 गैसेस का जिक्र किया गया है। कौन कौन सी हैं, वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसिड रेन। इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। एसिड रेन क्या होती है, द रेन दैट हैज pH 4 is called acid rain। एसिड रेन क्या वजह क्या होती है कि आप अगर नॉर्मल हमारी रेन हो रही है, नॉर्मल रेन जो आम हालात में होती रहती है, तो उसकी जो pH होती है वो 5.6 से लेकर 6 तक होती है। लेकिन जब कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हों फ़िज़ा के अंदर, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मौजूद हो, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो और NO2 मौजूद हो, तब ये क्या करते हैं, तीनों रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, H2SO4। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, H2CO3, कार्बनिक एसिड है। जब ये रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, HNO3 बनेगा। ये क्या है, ये सिर्फ एक वीक एसिड है, दोनों ये क्या हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो क्या करेंगे, जो वाटर ऊपर से नीचे गिर रहा है उसके अंदर ये डिज़ोल्व हो जाएंगी और क्या बना देंगी, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बनिक एसिड। तो वो इसकी pH को क्या कर देगा, वाटर की लेस कर देगा, कम कर देगा। और जब वो ज़मीन पे पहुंचेगी तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। अब इसके क्या देख लेते हैं, इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं कि इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं एसिड रेन के। इफ़ेक्ट्स की बात करें, पहला जो इफ़ेक्ट करती है वो है लीचिंग, लीचिंग ऑफ हैवी मेटल, लीचिंग ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में कौन कौन सी आती हैं, एल्युमिनियम आता है, मरकरी है, क्रोमियम है, एटसेट्रा। ये तमाम किस्में आती हैं, हैवी मेटल्स के अंदर आती हैं। जब इनकी लीचिंग होती है, मतलब ये सॉइल के ऊपर हैं, तो ये क्या होंगी, अंडरग्राउंड वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं। वो अंडरग्राउंड वाटर किस में शामिल होता है, रिवर्स के अंदर शामिल होता है, सी के अंदर शामिल होता है। अब इनको क्या होता है, रिवर्स के अंदर जो पानी पीती हैं फिशेस, तो उनके अंदर मरकरी या एल्युमिनियम इनके अंदर चला जाता है। तो एल्युमिनियम अगर फिश के अंदर चला जाए तो वो क्या करता है, क्लॉग कर देता है उसके जो ये फेफड़े होते हैं उसको क्लॉग करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाएगी, अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये हैं उसके इफ़ेक्ट्स। और मरकरी क्या है, बहुत कार्सिनोजेनिक कंसीडर होता है, मतलब कैंसर काज करता है। ये थे किसके, एक पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट क्या होता है, एसिड रेन रिएक्ट करती है कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूने का पत्थर होता है, जिससे हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंग या जो क्या है हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो किस चीज़ की बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई हैं। जब ये एसिड रेन के ऊपर फॉल करती है तो ये क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं।
और जितनी भी यादगार हमारी बिल्डिंग्स हैं वो तमाम डैमेज हो गई हैं, किसकी वजह से? इस एसिड रेन की वजह से। और थर्ड इसका इफेक्ट जो है ये ट्रीज, प्लांट्स और फोडर चारे को बोलते हैं, इस तमाम को भी इफेक्ट करती हैं। चौथा जो इसका है, पौधों का जो सीजन होता है, मतलब हर प्लांट्स की क्या होती है, फ्रूट का बेयर करने की, फ्रूट उठाने की क्या होती है, एक सीजन होता है, तो ये सीजनिंग को भी क्या करता है? इफेक्ट करता है। 5 है, अगर किसी जानवर या इंसान के ऊपर गिर जाए तो क्या करता है? ब्लिस्टर काज करता है, छाले या आबले। ये थे कुछ इफेक्ट एसिड रेन के। और हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ओजोन क्या होता है? ये है एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन कि O3 से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओजोन पाई कहाँ पे जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में पहले आपको मैंने बताया था मिडल स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जिसकी हाइट ज़मीन से तकरीबन इतनी है, मतलब ज़मीन से स्ट्रेटोस्फेयर कितना दूर है? 25 से 30 किलोमीटर दूर है। अब जो अपर स्ट्रेटोस्फेयर होती है उसमें क्या है? ये टूटती है। ओजोन किसकी मौजूदगी में? यूवी लाइट की मौजूदगी में टूटती है, तो किस में चेंज हो जाती है? O2+O। अब ये क्या थी? अपर लेयर थी, अपर स्ट्रेटोस्फेयर। अब किसकी तरफ आ जाते हैं? मिडल स्ट्रेटोस्फेयर। अब मिडल स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि यूवी लाइट कम होती है, तो उसकी में O2+O नेसेंट ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, तो क्या बना देते हैं? O3। ये थी डिकम्पोजिशन। ऊपर वाला क्या था? डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। और नीचे वाला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन क्या है? एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन है। पाया कहाँ पे जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर ज़मीन से कितना है? 25 से 30 किलोमीटर, जहाँ पे ये ओजोन पाई जाती है। अब इसको हमने डिवाइड किया था स्ट्रेटोस्फेयर में, किस में? अपर स्ट्रेटोस्फेयर और मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। अपर में ये क्या होती है? डिकम्पोज होती है, क्योंकि वहाँ पे यूवी लाइट बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन है, क्या करती हैं? इसको तोड़ देती हैं। अब मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? यूवी लाइट कम होती है, तो ये क्या होते हैं? आपस में कंबाइन होकर ओजोन बनाते हैं। अब इसके क्या होता है कि इफ़ेक्ट्स, या इसको कैसे कोई चीज़, ओजोन डिप्लीशन का नाम दिया गया है, ओजोन डिप्लीशन, कि ओजोन की डिप्लीशन हो कैसे रही है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं, जब इनके ऊपर क्या पड़ती है, ये जब ऊपर जाते हैं यूवी लाइट में ये टूटते हैं, तो क्या बनता है? CFCl, ये फ्री रेडिकल बनता है। अब इस फ्री रेडिकल ने क्या करना होता है? ओजोन के साथ रिएक्ट करना होता है फर्दर, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं। ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? OCl फ्री रेडिकल प्लस O2। अब ये ओजोन को इसने एक मॉलिक्यूल को तबाह कर दिया है। फर्दर ये चलती रहेगी इस तरह से, मज़ीद ओजोन इसके साथ रिएक्ट करती रहेगी। और फिर क्या आता है? एक इसका स्टेप आता है जिसमें ये दो रेडिकल में चेंज हो जाती है।
अब ये दो रेडिकल क्या होगा, ऑक्सीजन ये फ्री रेडिकल प्लस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके O2 बना देगा। अब मज़ीद ओजोन टूटेगी। फिर ये जो क्लोरीन रेडिकल है, तकरीबन कहा जाता है कि एक फ्री रेडिकल, क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल 1 लाख, कितना 1 लाख किसको, ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ता है। एक फ्री रेडिकल किसका, क्लोरीन का, कितने ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ता है, 1 लाख मॉलिक्यूल को तोड़ता है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाए किस में जाते हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, जो एयर कंडीशनर हैं, इनमें पाए जाते हैं एज ए कूलेंट। मतलब कूलेंट एक गैस होती है जो कूल करती है उसको, हमारा सारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे क्या है, जो रूम का टेम्परेचर है या हमारा फ्रीज़र के अंदर का टेम्परेचर होता है, उसको कम करने में मदद देती है। तो ये क्या कर रही है, ओजोन को ख़त्म कर रही है। इस तरीके से इसका मैकेनिज़्म दिया हुआ है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा ओजोन डिप्लीशन का। पहला इफ़ेक्ट है, ओजोन का काम होता है फिल्टर करना। गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, यूवी रेडिएशंस हैं, ये तमाम आती हैं हाई एनर्जी रेज। किसमें आती हैं, हाई एनर्जी रेज। अगर ये ज़मीन पर इंसान तक या किसी जानवर तक पहुंच जाएं तो ये क्या कर देंगी, उसको डैमेज कर देंगी, कैंसर काज करती हैं। क्या करती हैं, कैंसर काज करेंगी। दूसरा इफेक्ट इसका क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ओजोन की डिप्लीशन होती जा रही है कि हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। थर्ड जो है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं। चौथा जो है, प्लांट्स की जो फ्रूट बेरिंग कैपेसिटी है, फ्रूट उठाने की जो कैपेसिटी है, फल फूल उठाने की कैपेसिटी है, वो कम होती जा रही है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया हो।